हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम लोग नोडल एनालिसिस का जो बचा हुआ पोर्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब कि वैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसमें वोल्टेज सोर्स भी हो करंट सोर्स के साथ साथ, उसमें नोडल एनालिसिस के साथ कैसे अप्रोच करना है हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब तक हम लोग जो चर्चा किए थे इसके पिछले वीडियो में, उसमें हमने केवल वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखा था जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट में केवल करंट सोर्स था और वोल्टेज सोर्स नहीं था। और अब हम लोग वैसे सर्किट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे जिसमें वोल्टेज सोर्स हो, और वोल्टेज सोर्स के साथ करंट सोर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब वैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें हर तरह का सोर्स प्रेजेंट हो, उसको हम लोग एनालाइज कंप्लीटली एनालाइज कर पाएंगे आज के इस वीडियो के बाद। तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वोल्टेज सोर्स दो तरीके से लगा हो सकता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जब हम बात कर रहे हैं नोडल एनालिसिस की। तो हम लोग जो वोल्टेज सोर्स लगा होगा वो दो तरीके से लगा हो सकता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि नोड असाइन करना होता है, एक रेफरेंस नोड और बाकी सारा नॉन रेफरेंस नोड। तो इस सर्किट को देख के हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारे पास ये एक नोड है जो हमारा रेफरेंस नोड है, और इसके बाद जो नोड है हमारा यहाँ नोड 1, इसको नोड 2 बोल सकते हैं, और ये हमारा नोड 3 है। ठीक, और नोड 1 का वोल्टेज मैंने मान लिया V1, नोड 2 का वोल्टेज मैंने मान लिया V2 और नोड 3 का वोल्टेज मैंने मान लिया V3। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स दो तरीके से प्लेस हो सकता है। कौन कौन सा? एक कि हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो एक नॉन रेफरेंस नोड और एक रेफरेंस नोड के बीच में लगे, और दूसरा केस क्या होगा कि वोल्टेज सोर्स जो है वो हमारा दोनों नॉन रेफरेंस नोड के बीच में लगे। तो दोनों केस को हम लोग एक एक करके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। केस 1 में क्या हम बोलते हैं? केस 1 में बोल रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स इज बिटवीन ए नॉन रेफरेंस एंड रेफरेंस नोड। अगर ऐसा होता है तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, जो नॉन रेफरेंस नोड का वोल्टेज है जैसे V1 इस केस में है इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अगर हमारा वोल्टेज सोर्स एक नॉन रेफरेंस नोड और एक रेफरेंस नोड के बीच में हो तो उस नॉन रेफरेंस नोड का वोल्टेज जो होगा वो सीधा सीधा इस वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, और उसके पीछे पोलैरिटी क्या लगेगी? उस नॉन रेफरेंस नोड से जो पोलैरिटी मुझे दिखाई दे रही है वो वाली पोलैरिटी लगेगी। तो यहाँ हम बोल सकते हैं सीधा सीधा V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये हमारा केस 1 हो गया। और अब हम बात करते हैं केस 2 का। केस 2 क्या है? वोल्टेज सोर्स इज बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड। वोल्टेज सोर्स बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड, जैसा कि हम लोग इस केस में देख सकते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स जो है वो दो नॉन रेफरेंस नोड, नोड 2 और नोड 3 के बीच में लगा हुआ है। अगर ऐसा वोल्टेज सोर्स लगा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर नोड। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सुपर नोड। इसको हम बोलते हैं सुपर नोड। और सुपर नोड कैसे बनता है? सुपर नोड बनता है हमारा कोई सा भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में, तो उसको
एक साथ इनक्लोज करते हैं, जैसा इस केस में हमने किया है ये वाला, तो हमारा क्या बन जाता है, एक सुपर नोड। ठीक, तो सुपर नोड अगर बनता है तो हम लोग को क्या होता है कि सुपर नोड को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करते हैं, सुपर नोड में का दो तीन प्रॉपर्टी है। क्या होता है, जब दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है तो बनता है सुपर नोड। ठीक, तो सुपर नोड का प्रॉपर्टी क्या होता है, सुपर नोड का प्रॉपर्टी होता है एक कि वोल्टेज inside the supernode gives the constraint equation to solve the node voltage। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सुपर नोड का अपना कोई वोल्टेज नहीं होता है। सुपर नोड हैज नो वोल्टेज ऑफ इट्स ओन। और तीसरा क्या होता है हमारा कि सुपर नोड पे requires both application of KCL and KVL। ठीक, ये है हमारा सुपर नोड का सारा क्राइटेरिया कि सुपर नोड अगर बनता है तो वो कैसे बनता है, दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर हमारा एक वोल्टेज सोर्स लग गया तो सुपर नोड बनता है। सुपर नोड का अपना कोई वोल्टेज नहीं होता है, ये जो पूरा का पूरा सुपर नोड है हमारा, इसका अपना कोई वोल्टेज नहीं होगा। और इस सुपर नोड को एनालाइज करने के लिए हमको एप्लीकेशन ऑफ केसीएल और एप्लीकेशन ऑफ केवीएल दोनों लगाना होगा। हालांकि अगर हम नोडल एनालिसिस की बात करें तो वो केवल एप्लीकेशन ऑफ केसीएल है, लेकिन अगर सुपर नोड बनता है तो वहाँ एप्लीकेशन ऑफ केवीएल के साथ, केसीएल के साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ केवीएल का भी ज़रूरत पड़ता है। हम लोग सुपर नोड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सुपर नोड को अगर हमको एनालाइज करना है तो एक इक्वेशन तो हमारे पास, हमको इस पार्टिकुलर सर्किट में नोडल एनालिसिस का यूज़ करके क्या फाइंड आउट करना है, नोड वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो एक नॉन रेफरेंस नोड और एक रेफरेंस नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स लगा 10 वोल्ट का, तो हम क्या बोल दिए डायरेक्ट, V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, सीधा सीधा। अब V2 नोड 2 और नोड 3 दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में हमारा क्या लगा, एक वोल्टेज सोर्स अगर लगा है तो वहाँ बन रहा है एक सुपर नोड। तो सुपर नोड को कैसे एनालाइज करना है वो हम लोग अब देखते हैं। देखो, सुपर नोड को एनालाइज करने के लिए मैं क्या बोला कि सुपर नोड पे एप्लीकेशन ऑफ केसीएल, एप्लीकेशन ऑफ केवीएल दोनों लगता है। तो सुपर नोड को कैसे एनालाइज करते हैं, देखो हम लोग क्या मानेंगे, इस पूरा को एक नोड एज्यूम करते हैं। ये पूरा का पूरा जो हमारा ये V1 V2 और 5 वोल्ट मिला के इसको एक सिंगल नोड एज्यूम कर रहे हैं। सिंगल नोड एज्यूम करो, एज्यूम करते हैं। तो अगर सिंगल नोड एज्यूम करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस नोड से टोटल कितना ब्रांचेस कनेक्टेड है। इस नोड से ब्रांच कितना कनेक्टेड हमको दिखाई दे रहा है, एक ब्रांच हमारा 4 ओम का रेसिस्टर इससे कनेक्टेड है, और यहाँ पे 2 ओम का रेसिस्टर कनेक्टेड है, यहाँ पे 8 ओम का रेसिस्टर कनेक्टेड है, यहाँ पे 6 ओम का रेसिस्टर कनेक्टेड है। मतलब 4 ब्रांच निकलता है इससे। तो और चारों ब्रांच में एक रेसिस्टेंस है। तो हम मान के चलते हैं कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमारा एजम्पशन जब भी होगा कि रेसिस्टेंस में करंट हमारा नोड से जाता ही है, बाहर की तरफ हम लोग एज्यूम करेंगे। तो यहाँ क्या मानते हैं हम कि 4 ओम में यहाँ पे
रेसिस्टेंस जा रहा है, फिर यहाँ 6 ओम में रेसिस्टेंस जा रहा है, करंट जा रहा है, फिर 8 ओम में करंट जा रहा है और यहाँ पे 2 ओम में करंट जा रहा है। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या बोला हुआ है ऑलरेडी कि V1 हमारा 10 वोल्ट है। ठीक, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, मान के चलो 2 ओम में जो करंट जा रहा है वो I1 मान लो, 8 ओम में जो करंट जा रहा है उसको I2 मान लो, 6 ओम में जो रहा है उसको I3 मान लो और 4 ओम में जो जा रहा है उसको हम अगर I4 मान ले, तो हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू KCL सुपर नोड पे अगर हम KCL का एप्लीकेशन ले तो अकॉर्डिंग टू KCL क्या बोल सकते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। और I1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1 कैसा करंट है, I1 ऐसा करंट है जिसमें नोड V2 से नोड 1 की तरफ करंट जा रहा है, नोड 2 से नोड 1 की तरफ करंट जाता हुआ एज्यूम किया है मैंने। तो नोड 2 का वोल्टेज V2 है, तो हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1/2 प्लस I2 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीधा सीधा V2/8 प्लस I3 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीधा सीधा V3/6 प्लस हम लोग I4 के लिए क्या लिख सकते हैं, V3 माइनस V1/4 इज इक्वल टू 0। और V1 जो है वो हमारा ऑलरेडी 10 है, इसको हम एनालाइज करें तो क्या लिख सकते हैं, 24 12 V2 माइनस 12 V1 प्लस 3 V2 प्लस 4 V3 प्लस 6 V3 माइनस 6 V1 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 18 V1 प्लस 15 V2 प्लस 6 4 10। V3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 15 V2 प्लस 10 V3 इज इक्वल टू 18 V1 इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि V1 इज इक्वल टू 10 ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक, और इसमें से अगर 10 निकाल दें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपली 1.5 V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन हमारा 2 आ गया। अब हम क्या बोले कि एप्लीकेशन ऑफ KCL के साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ KVL भी होता है, कहाँ पे, जहाँ पे सुपर नोड लगता है। तो यहाँ पे जो हमारा सुपर नोड है, ये जो सुपर नोड है, इस सुपर नोड पे एप्लीकेशन ऑफ अगर KVL का हम बात करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ KVL का मतलब क्या है कि ये जो लूप बन रहा है ना, इस लूप में हम लोग लगाते हैं KVL। ठीक, तो ये जो लूप बन रहा है, अगर इस लूप में हम KVL लगाएंगे, इस वाले लूप में हम KVL लगाएंगे तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना, यहाँ V2 है तो यहाँ प्लस और माइनस V2 और यहाँ प्लस और माइनस V3, ऐसा हम बोल सकते हैं। एक नॉन रेफरेंस नोड और एक रेफरेंस नोड के बीच में जो रेसिस्टर है, तो अगर यहाँ पे जो वोल्टेज हमारा नोड 2 का वोल्टेज V2 है तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारा क्या आएगा, प्लस माइनस V2। सिमिलरली इस 6 ओम के अक्रॉस क्या आएगा, प्लस माइनस V3। तो यहाँ जब हम KVL लगाएंगे तो क्या लगेगा हमारा, सुपर, इसको 1 मिनट, अब इसको हम लोग यहाँ पे रब करें, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस V2 प्लस 5 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। चाहे इसको और जनरलाइज करेंगे तो
V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। इक्वेशन 3 हो गया। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 5। इसको एनालाइज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 V2 इज इक्वल टू 23, 2.5 V2 इज इक्वल टू 23 हम लोग लिखेंगे। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 23 डिवाइडेड बाई 2.5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9.2 वोल्ट। V2 इज इक्वल टू 9.2 वोल्ट और V3 कितना हो जाएगा हमको, V3 इज इक्वल टू V2 माइनस 5, 9.2 माइनस 5 इज इक्वल टू 4.2 वोल्ट, 4.2 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वैसा सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं जिस सर्किट में हमारा वोल्टेज सोर्स रहता है, उस सर्किट को हम लोग इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नोडल एनालिसिस से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।